और कहीं पे बेड इरोड होता है, चाहे इरोड हो चाहे अग्रेड हो, नतीजा यही है कि बेड की ज्योमेट्री चेंज होती है। तो हमने एक स्टेप ये करना है कि बेड की ज्योमेट्री को रिलेट करना है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट से। तो उसके लिए हमें जो है सेडिमेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखनी पड़ती है, जिस तरह हम वाटर कंटिन्यूटी इन्फोर्स करते हैं, जो कि इस चीज पे डिपेंड करती है कि किसी भी रीच में, किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम में जितना फ्लो इंटर हो रहा होता है उतना, या कुछ हिस्सा उसका एग्जिट होता है, कुछ हिस्सा कंट्रोल वॉल्यूम में स्टे करता है। यानी कि एक तरह से कंटिन्यूटी इक्वेशन या कंजर्वेशन इक्वेशन जो है ना, बजट इक्वेशन है। ठीक है, उस बजट में क्या होता है, कोई आमदन होती है, कोई खर्च होता है, और वो एंड स्लाइड्स में। जी सर स्लाइड्स नहीं नजर आ रहे। अच्छा, हाँ। तो इस वजह से अब हमें बेड सेडिमेंट की कंजर्वेशन की इक्वेशंस भी लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि किसी भी रीच में जो है अगर बेड चेंज हो रहा है तो उसका नतीजा यही नतीजा उसका ये है, या वजह उसकी ये है कि जितना सेडिमेंट आ रहा है उतना सेडिमेंट उस रीच से जो है ना उसका इखराज नहीं हो रहा। तो कुछ सेडिमेंट जो है रुक रहा है, तो जो रुक रहा है वो क्या कर रहा है, वो उस रीच की जो बेड का लेवल है उसको बुलंद कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं अक्रीशन या अग्रेडेशन या डिपोजिशन। या अगर कोई रीच में जो है इरोजन हो रही है, तो उसमें जितना सेडिमेंट इंटर हो रहा है प्लस इरोडेड, तो उसकी आउटलेट पे जो है वो सेडिमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा बनिस्बत उसके जो कि उसके इंटर्स पे आ रहा है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि सेडिमेंट बेड की जो तब्दीली है या चेंज है उसके पीछे दर हकीकत बेड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट रेट की वेरिएशन कार फरमा है। यानी जो चैनल के लेंथ के अलांग पार्शियल क्यू एस बाय पार्शियल एक्स जो है वो वजह बनता है बेड के लेवल को चेंज करने का। ठीक है, तो अब उसमें हम कंजर्वेशन की कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। ये थोड़ी सी इन्वॉल्व है, यानी कंप्लीट इसमें बहुत से केसेस कंसिडर किए गए हैं, और फिर उसकी एक आसान फॉर्म भी है। तो क्यू बी इज वॉल्यूम बेड लोड ट्रांसपोर्ट रेट पर यूनिट विड्थ, क्यू एस वॉल्यूम सस्पेंडेड लोड ट्रांसपोर्ट रेट पर यूनिट विड्थ, क्यू टोटल जो है वो इन दोनों का सम हो गया। फिर जी बी जो है वो टोटल क्यू बेड का कोई जो है वॉल्यूम है उसको मास पे अगर करें तो उसको चेंज करें तो उसको फिर डेंसिटी ऑफ सेडिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मास बेड लोड ट्रांसपोर्ट रेट पर यूनिट वेट। इसी तरह आप जी बी जो है वो जी एस और जी टी के लिए भी बना सकते हैं, यानी टोटल मास और सस्पेंडेड का मास। ईटा जो है वो बेड की एलिवेशन है। सिग्मा लेमडा पी जो है वो पोरोसिटी ऑफ सेडिमेंट है बेड डिपॉजिट। पोरोसिटी वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बेड सैंपल दैट इज होल्स रादर देन सेडिमेंट। ठीक है ना, पोरोसिटी का मतलब है खाली जगह जहाँ पे एयर है, सेडिमेंट के ग्रेन्स नहीं है। तो ये जो है नॉन कोहेसिव मटेरियल जो है यानी सैंड, उसके लिए 0.25 से 0.55 तक होता है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर एक्स वाई जी जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट है, और टी जो है टाइम है। ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स जो है वो चैनल के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अलाइंड है। वाई जो है वो एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ अलाइंड है, और जेड जो है वो बेड से लेके सरफेस ऑफ वाटर की तरफ अलाइंड है। अब बेड लोड ट्रांसपोर्ट, वो पहला हम वो वाला केस कंसिडर करते हैं जिसमें सिर्फ बेड लोड ही इन्वॉल्व है, और
सेडिमेंट को हम अप्रोक्सीमेट करते हैं कि उसका जो है ना यूनिफॉर्म सेडिमेंट है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि टाइम में जो है टाइम रेट ऑफ चेंज जो है बेड में टाइम के साथ बेड जो है उसकी एलिवेशन बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो वो rate of change of this thing which is rho s time del x into eta। ठीक है, तो del x जो हो गया उसकी लेंथ हो गई। ठीक है, सॉरी, del x जो है आपके कंट्रोल वॉल्यूम की लेंथ है, और अगर टाइम del t में ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ के del t में चेंज आ रही है, तो जो वॉल्यूम होगा वो del t ईटा टाइम्स del x है, और 1 माइनस लेमडा पी इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हम वॉल्यूम ग्रेन्स का सेडिमेंट ग्रेन्स का मेजर कर रहे हैं, हम उसमें होल्स को जो खाली स्पेस है उसको आउट कर रहे हैं, इसलिए 1 माइनस पोरोसिटी आ जाता है। तो और फिर जब इसके वॉल्यूम से हम मास बनाते हैं तो रो एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये टाइम के साथ बेड की वेरिएशन है, और ये बराबर है जिस तरह मैंने कहा उसका सबब क्या है कि बेड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इनिशियल लेवल से नीचे जा रहा है उसका लेवल के, क्योंकि वेरिएशन है, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम के में इंट्रेंस जो सेडिमेंट हो रहा है और जो एग्जिट हो रहा है वो बराबर नहीं। अगर एक रीच है वो स्टेबल हो गई है, ठीक है, तो स्टेबल है, रिजीम चैनल पे चल रही है, यानी कि उसकी ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रही, तो फिर उसका लामहला यही हम नतीजा निकाल सकते हैं कि इनफ्लो सेडिमेंट इज इक्वल टू आउटफ्लो सेडिमेंट। तो अगर इस तरह नहीं है, इनफ्लो इज नॉट इक्वल टू आउटफ्लो, इसका मतलब है कि क्यू बी यानी बेड लोड जो एक्स पे इंटर हो रहा है और जो बेड लोड एक्स प्लस डेल एक्स से एग्जिट कर रहा है उसमें फर्क है। तो इसको भी फिर हमने रो एस से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बेस पे कर दिया। ठीक है, और इसने फिर एक नई दूसरी टर्म भी की है कि इसके अलावा जो है सेडिमेंट जो है वो बेड से कोई सेडिमेंट जो है फ्लूइड सॉरी जो है बेड से कुछ सेडिमेंट उठा रहा है, और कुछ सेडिमेंट जो है जो कि उसमें वाटर कॉलम में है यानी वाटर में सस्पेंडेड है वो फॉल कर रहा है। तो इन दोनों का जो है ये जो डिफरेंस है वो भी शामिल है, और मल्टीप्लाइड बाय डेल एक्स, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ हो रहा है तो इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको सेडिमेंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन ये तीन प्रोसेसेस हैं। ठीक है, एक तो बेड वेरिएशन आ रही है लॉन्गिट्यूडनल बेड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में, और फिर जो है कुछ बेड सेडिमेंट पिकअप भी हो रहा है और फिर कोई डिपॉजिट भी हो रहा है, यानी डीएस और ईएस। ईएस क्या है? वॉल्यूम रेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट बेड एरिया दैट सेडिमेंट इज entrained from the bed into suspension, और ds volume rate per unit time per unit bed area that sediment is deposited from the water column onto the bed। ठीक है, तो ds और es भी शामिल कर लिए। फिर इस इक्वेशन को जब हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, अलजबरा को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आती है। यानी तो ये क्या कह रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ बेड एलिवेशन पार्शियल ई बाय पार्शियल टी with time times 1 minus porosity is equal to minus rate of change of longitudinal bed transport with channel length plus ds minus es। ठीक है, ये हमारे पास ये वो वाली चीज है, इसमें 1D बेड लोड भी है और सस्पेंडेड लोड भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो स्टेप आ गया, क्योंकि हमें हमारे पास जब हमने सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट बेड लोड कैलकुलेट किया मुख्तलिफ फार्मूला से तो वो क्यू बी आ गया, लेकिन
उसके बाद एक स्टेप और भी लेना है ताकि उसको रिलेट किया जाए चैनल ज्योमेट्री चेंज से। तो ये जो इक्वेशन है इसे एक्सनर इक्वेशन भी कहते हैं। एक्सनर इक्वेशन जो है ना उस ब्रिज को जो है ना काटती है या उसमें उसको पुल का किरदार अदा करती है, क्योंकि इससे हम पार्शियल ईटा व पार्शियल टी निकाल सकते हैं अगर हमें क्यूबी में वेरिएशन पता हो, और टॉरस टी वगैरह और डीएस और ईएस भी आ सकता है। लेकिन अगर सिर्फ सेडिमेंट सस्पेंडेड लोड ना हो तो फिर ये डीएस और ईएस खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो है ये फिर डीएस और ईएस का जो है ना उसको थोड़ा इलेबोरेट करता है। ठीक है, तो वो फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो इतना तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। तो डीएस और ईएस जो है ना ये फिर सस्पेंडेड लोड के वजह से आए हैं। तो इसके लिए सस्पेंडेड लोड में ये है कि सेडिमेंट इतने छोटे हैं कि वो पानी में उसमें घुल गए हैं, ठीक है ना, उसमें सस्पेंशन में कैरी करते हैं। तो उसके लिए फिर अब पानी जो है ना सिर्फ एक पानी नहीं है बल्कि टू फेज्ड सब्सटेंस है, यानी सब एक तो लार्जर फेज है जो वाटर है और उसमें डिस्पर्स जो है वो स्मॉलर फेज है, और उसको उस स्मॉलर फेज की जो कंसंट्रेशन है यानी वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेडिमेंट, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। और कंसंट्रेशन भी जो है ना वो भी टाइम और स्पेस के साथ वेरी कर रही है। तो सी बार जो है यानी एवरेज कंसंट्रेशन, इट इज फंक्शन ऑफ एक्स जेड और टाइम। डिनोट द वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ सेडिमेंट सी इन सस्पेंशन एट एक्स जेड टी एवरेज ओवर टर्बुलेंस। Hence, here C is sediment volume divided by water volume plus sediment volume. ठीक है, in case of dilute suspension of non-cohesive material, ds is equal to VSCB bar. ठीक है, CB bar denotes the near bed value of C और VS जो है वो fall velocity। ठीक है, DS जो है वो fall velocity times CB है, यानी बेड के नजदीक जो सेडिमेंट की कंसंट्रेशन है। सिमिलरली अ डायमेंशनलेस entrainment volume rate entrainment rate E can be defined such that ES is equal to VSE। ठीक है ना, जिस तरह हमने DS डिफाइन किया जो कि CB बार जो किया जो कि बगैर यूनिट्स के था, इस तरह हम एक इंट्रेनमेंट रेट E भी वो कर सकते हैं। जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में ये काफ़ी मुश्किल क्वांटिटी होती है, इंट्रेनमेंट रेट, कि बेड से सेडिमेंट कितना पिकअप कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको भी हम एक यूनिटलेस फॉर्म में ई इंट्रेनमेंट रेट डिफाइन करते हैं, फिर उसको जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉल वेलोसिटी से। तो अगर ये दो टर्म में हम ds और es की जगह वो करें, इंसर्ट करें, तो फिर चूंकि फॉल वेलोसिटी दोनों में आ रही है तो वो फिर कॉमन हो जाएगी ब्रैकेट के बाद, और अंदर जो है वो CB बार माइनस E होगा। ठीक है, ये वो वाली फॉर्म है जिसमें आप सेडिमेंट सस्पेंडेड को अलग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दूसरी उससे शमसों की किताब से थोड़ा नोमेनक्लेचर का इसमें फर्क होगा। 1 kilometer long reach of, मगर इक्वेशन वही है। A 1 kilometer long reach of a river has a long slope sin theta 0.0014। ठीक है, थीटा स्मॉल है, सो sin theta is theta और sin theta is just slope s। The water discharge is 8.5 meters square per second and the mean sediment concentration of the inflow is 0.25%. The sediment transport capacity of the reach is 0.13 meters square per second. Deduce the rate of erosion or accretion of the channel bed for the 1 kilometer long reach। ठीक है सर, उस तो सेडिमेंट की जो है ना
हर रीच की एक सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है, यानी वो वाली ट्रांसपोर्ट रेट जो कि वो बासानी पास कर सकता है। और अगर इससे ज्यादा अगर सेडिमेंट आ जाए तो फिर सेडिमेंट क्या होगा, डिपॉजिट होगा और बेड लेवल बढ़ेगा। अगर इससे कम हो सेडिमेंट पीछे से तो ये सेट जो वाटर है उसकी जो कैपेसिटी है वो पूरी नहीं हुई, तो फिर उस सूरत में वो इरोड करेगा। तो अब इसमें 1 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन है और उसमें ये वाली क्वांटिटीज है। सेडिमेंट इनफ्लो इज, अब आपने सेडिमेंट इनफ्लो निकालना है क्यूएस इंट्रेंस पे, तो वो है 0.25% ऑफ वाटर डिस्चार्ज। तो 0.25 डिवाइड बाय 100 टाइम्स वाटर डिस्चार्ज। जब ये करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा रेट सेडिमेंट इनफ्लो का 0.021 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। The maximum sediment transport rate of the reach is larger than the sediment inflow। ठीक है, सेडिमेंट इनफ्लो जो है वो ज्यादा है, सेडिमेंट कैपेसिटी ज्यादा है, इनफ्लो कम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो है फ्लो जो है वो इरोड करेगा, वो उसकी जो ज़रूरत है या आप कह लो कि जो उसकी कैपेसिटी है उससे कम है, तो वो क्लियर है, रिलेटिवली क्लियर है, तो उसकी वजह से वो अब इरोड करेगा रीच को। Here, hence bed erosion will take place along the reach. The continuity equation for the reach is assuming a uniform erosion rate along the river reach and no lateral sediment inflow, and where L is the reach length, L is 1000 meter, it yields partial z naught by partial t is equal to minus 1 over 1 minus porosity into del qb partial qb by partial x। ठीक है ना, ये इक्वेशन है, क्योंकि हमने जो देखा है कि वो सेडिमेंट बेड लोड ही इसने कंसिडर किया, या सिर्फ इसने डिफरेंशिएशन नहीं की कि ये बेड लोड है या टोटल लोड है या जो है सस्पेंडेड लोड है। तो जिसने डिफरेंशिएशन नहीं की, इसका मतलब है कि वो ds और es वाली टर्म्स जो है ना वो ड्रॉप हो गई। आपके पास पार्शियल z बाय पार्शियल z नॉट बाय पार्शियल t है, इसके साथ मल्टीप्लायर है 1 माइनस पोरोसिटी, वो इधर फिर डिनोमिनेटर में आ गया, और ये माइनस और ये हो गया पार्शियल QS बाय पार्शियल x। ठीक है, तो पार्शियल x क्या स्पेस है, x आपके पास चैनल की लेंथ हो गई जो 1 किलोमीटर है, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेडिमेंट में फर्क है वो 1.13 माइनस 0.021। ठीक है, ये फर्क आ गया। तो इससे आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ बेड, जिस हिसाब से बेड नीचे जा रहा है टाइम के साथ, वो निकाल लिया कि 0.00018 meter square per second. In summary, the channel bed is eroded and the bed elevation drops at a rate of 0.65 meter per hour. The erosion rate will remain constant until the modification of the channel bed profile change the sediment transport capacity of the reach. ठीक है, ये इसी रेट से चलेगा, लेकिन जो ही आप उसकी इरोड करेगा तो चैनल की ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जब चैनल की ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो फिर इरोजन कम हो जाएगी। ये channel degradation and aggradation. Change in channel bed level, aggradation or degradation can occur in response to increase or decrease in upstream sediment supply, change in hydraulic regime, water diversion or climate change in river slope, channel straightening,
increased or decreased sediment supply for tributaries, sudden inputs of sediment from debris flow or landslides, faulting due to earthquakes or other tectonic effects such as tilting along the ridge and changing base level at the downstream end of the ridge of interest. ठीक है, ये वो वजूहत हैं जिससे चैनल एग्रेड या डिग्रेड करता है। तो आमतौर पे जो है किस वजह से होता है कि अपस्ट्रीम सेडिमेंट सप्लाई बढ़ गई या कम हो गई। तो अपस्ट्रीम सेडिमेंट सप्लाई जो है वो इससे भी बढ़ सकती है कि जो है आप जंगलात को काट रहे हैं, ठीक है, जंगलात कटेंगे तो वो उसके बाद जो है इरोजन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। जो मट्टी है वो फिर उसको फ्लो वाटर को की रफ्तार को आपको पता है कि वेजिटेशन जो है या जंगलात जो हैं वो फ्लो की स्पीड को कम करते हैं, उसको स्लो डाउन करते हैं। तो जो जब स्लो डाउन करते हैं तो वो फिर सेडिमेंट को मोबिलाइज करने की उनकी सलाहियत कम हो जाती है। तो उस वजह से सेडिमेंट सप्लाई बढ़ सकती है। इसी तरह बात ये भी होता है कि अगर अपस्ट्रीम में आपने डैम बना लिया तो वो पानी जो है ना, डैम की वजह से जो पानी नीचे आएगा वो जो है उसमें सेडिमेंट नहीं होगा या बहुत कम होगा या थोड़ा होगा, कम होगा। तो वो फिर नीचे उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है सेडिमेंट कैरी करने की और उसमें इतना सेडिमेंट है नहीं, तो वो फिर नीचे क्या करेगा, इरोड करेगा। बेसिकली जब आप कोई उस पे इंटरवेंशन करते हैं रिवर पे या वाटर कोर्स पे, तो उस ह्यूमन अफेक्ट्स के तौर पे या फिर कोई लैंडस्लाइड हो जाए या डेब्रिस फ्लो उसमें आके गिरे तो उससे भी सप्लाई बढ़ सकती है, ठीक है। वो ह्यूमन नहीं है, लेकिन उसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन ही है। लेकिन या आप डैम बना लेंगे उससे भी चैनल फिर अपस्ट्रीम पे अग्रेड करेगा, डाउनस्ट्रीम पे डिग्रेड करेगा। यानी नॉर्मली ह्यूमन इंटरवेंशन या जो हमारे एक्शंस हैं उन्हीं की वजह से चैनल जो है ना उसका लेवल अप एंड डाउन जाता है। और इसी जब आप रिजर्वायर बना लेते हैं तो इसी वजह से चेंजिंग बेस लेवल एट डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द रीच ऑफ इंटरेस्ट। जब आपने डैम बना लिया तो आपने फिर वाटर पिछली पूरी रीच को स्लो डाउन कर दिया, तो उस वजह से जो सेडिमेंट वो कैरी करते हैं वो फिर बैठना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी एक वजह है। ये उसने मिसाल दी है कि टर्की के एक रिवर है उसमें नवंबर 1999 में जो है ज़लज़ला आया था जिससे कि वर्टिकल फॉल्टिंग क्रिएट हो गई थी, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि ये नवंबर 1999 में ये ज़लज़ले से यहाँ पे जो रीच है ना ये बैठ गई, ये इसका लेवल नीचे चला गया और यहाँ पे ये ऊपर है। तो यहाँ पे देखो कि ये एक तरह से फ्री फॉल हो रहा है वाटर का। तो लेकिन यही जो है ना चंद महीने बाद जब उसने उसको दोबारा फिल्म किया तो आप देखें कि वो जो लेवल है बेड लेवल में फ़र्क वो उसने बराबर कर दी, क्योंकि नेचर जो है ना वो सडन चेंज को जो है ना बहुत नापसंद करती है, वो ग्रेजुअल चेंज पे यकीन रखती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फ्लो जो है तेज आ रहा था तो यहाँ पे फिर उसने कटाव किया और यहाँ पे फ्लो स्लो हो जाता था, यहाँ डिपॉजिट किया। तो यहाँ से ये नीचे आया और ये ऊपर गया तो इवेंचुअली ये आस्ता आस्ता बराबर हो गया। ये इधर से इसको तो ये जो है ना मई 2001 में फिर जो है हाँ एक साल से ज़्यादा, 2 साल से कम, 1.5 साल में कह लें, तो ये प्रोफाइल बन गया। ये जो सडन डिसकंटिन्यूटी आई है ना वो इवन आउट हो गई।
अच्छा, इसमें ये उसने एक मिसाल दी है कि रिवर की अगर आप चेंज करना चाहें, उसकी मॉर्फोलॉजी में जो चेंज आता है उसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, कोई इक्वेशंस में उसका उसने तरीका बताया, या एक methodology थी. Yeah, rivers are different in many ways from laboratory flumes. It nevertheless helps to conceptualize river in terms of a long, straight, wide, rectangular flume with high side walls, no floodplain, constant width, and a bed covered with alluvium. Such a river has a simple mobile bed equilibrium state at which flow depth h, bed slope s, water discharge per unit width Qw, and bed material load per unit width Qt remain constant in time and in the streamwise direction x. A recirculating flume with both water and sediments recirculated at equilibrium is illustrated below. ठीक है, ये एक फ्लूम है, रीसर्कुलेटिंग फ्लूम. इसमें सेडिमेंट भी आप फीड कर सकते हैं, पानी भी फीड हो रहा है. ठीक है, तो इसमें जब तक के आपका डिस्चार्ज रेट चेंज नहीं होता और स्लोप, जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है डिस्चार्ज सेडिमेंट, वाटर डिस्चार्ज, सेडिमेंट डिस्चार्ज, ठीक है, और चैनल की जो ज्योमेट्री है वो फिक्स है क्योंकि लेबोरेटरी फ्लूम है. तो इसमें जब तक इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा कि इनमें से कोई चीज फिर वेरी नहीं करेगी. अब इक्विलिब्रियम स्टेट को आप फिर किस तरह कैलकुलेट करेंगे? द हाइड्रोलिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट आर दोज ऑफ नॉर्मल फ्लो. Here the case of a plain bed is considered as an example. The bed consists of uniform material with size d. The governing equations are, इसने हाइड्रोलिक्स में बताया हुआ है. वाटर कंजर्वेशन की इक्वेशन है, आपको पता है कि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी टाइम्स डेप्थ ऑफ फ्लो. ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन की जो इक्वेशन है वो आपको क्या बताती है कि बेड शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू रो जी एच एस. यानी ये जो इक्वेशन है ये उस इक्विलिब्रियम स्टेट में जो रिवर चल रहा है उसके हवाले से है. तो वो यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम या नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल डेप्थ है, तो उस सूरत में जो बेड शेयर स्ट्रेस है वो रो जी एच एस के बराबर है, यानी डेप्थ ऑफ फ्लो टाइम्स स्लोप, और डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ इज गिवन एज दिस. ये आपको अच्छी तरह पता है. फिर फ्रिक्शन रिलेशंस में ना टी टाउ बी को आप जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी एफ टाइम रो यू स्क्वेयर. और फिर सी एफ क्या है? एक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, डायमेंशनलेस. इट इज सी एफ जो है वो चेजी कांस्टेंट भी हो सकता है, या आप इसको सी एफ को मैनिंग स्टिकलर से भी जो है ना रिलेट कर सकते हैं. सी एफ रेज टू पावर -0.5 इज इक्वल टू अल्फा अल्फा आर एच बाई के सी रेज टू पावर 1/6, वेयर एच इज डेप्थ ऑफ फ्लो, के सी इज बेड रफनेस. ठीक है ना? सो और फिर आपको ये चीज कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चीज, यानी एक आपको ये रिलेशन तो आपको पता है, ये बेड शेयर स्ट्रेस को डेप्थ ऑफ फ्लो और सेट स्लोप से रिलेट करता है. ये वाटर कंजर्वेशन इक्वेशन है. और फिर आपको एक ये जो रिलेशन है ये रिलेट करती है बेड शेयर स्ट्रेस को वेलोसिटी के साथ. ये बेड शेयर स्ट्रेस डेप्थ और एस है, लेकिन जहां पे कि ये वाली जो रिलेशन है टाउ बी इज इक्वल टू रो जी एच एस, ये उस वक्त ज्यादा है जब नॉर्मल डेप्थ पे फ्लो चले, यानी चेजी यूनिफॉर्म फ्लो हो. लेकिन आपने देखा है कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो है वो रिवर्स में या वाटर बॉडीज में ज्यादा कॉमन है, जिसके लिए यानी हमने प्रोफाइल बनाए थे. ठीक है, तो अगर वो प्रोफाइल वाली चीज हो तो फिर
टाउ बी इज इक्वल टू रो सी एफ यू स्क्वायर। तो फिर आपको बेड शियर स्ट्रेस को जो है ना रिलेट करना पड़ता है एवरेज वेलोसिटी से। तो वो उस रिलेशन में फिर आपको एक एम्पिरिकल कोफिशिएंट चाहिए सी एफ। वो सी एफ जो है आप डेप्थ ऑफ फ्लो, नोइंग डेप्थ ऑफ फ्लो, नोइंग बेड रफनेस हाइट, और ये एक एम्पिरिकल कोफिशिएंट है अलहदा 8.1 इसकी वैल्यू है। इसकी मदद से ये सी एफ आप निकालेंगे। फिर जब ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी तो फिर आपको एक सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट फार्मूला चाहिए यूनिफॉर्म, जो बता सके कि यूनिफॉर्म फ्लो में कितना सेडिमेंट जो है ना वो मूव कर रहा है। तो वो हमने देख लिया, मेयर पीटर एंड मुलर उसकी एक जेनेरिक फॉर्म है। जेनेरिक फॉर्म का मतलब एक बहुत सारे फार्मूले इसी स्टाइल पे मबनी है। तो वो उसमें उसने आप देख रहे हैं कि मेयर पीटर एंड मुलर का फार्मूला कोट कर दिया। अब ये बता रहे हैं कि किस तरह आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब in case of Chazy resistance relation, the equation governing the normal state reduced to, अगर चेजी इक्वेशन हुई, चेजी इक्वेशन है आपके पास रेजिस्टेंस रिलेशन, तो फिर आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो सी एफ क्यू डब्ल्यू स्क्वेयर बाई जी एस रेज टू पावर 1/3। ठीक है, और यही डेप्थ ऑफ फ्लो जो है, क्योंकि यही डेप्थ ऑफ फ्लो फिर आपकी उसमें भी कर जाती है शील्ड स्ट्रेस में। ठीक है, क्योंकि आपने मेयर पीटर फार्मूले में टाउ बी बाई रो आर जी डी क्या, शील्ड स्ट्रेस, शील्ड स्ट्रेस माइनस क्रिटिकल शील्ड स्ट्रेस। तो टाउ बी में अब अगर टाउ बी है तो टाउ बी में रो जी एच एस है। ठीक है ना, डेप्थ ऑफ फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ इधर आती है, तो एच आपको चाहिए। तो एच किधर से आएगा? अगर आपके पास चेजी कांस्टेंट आपके पास है, ठीक है, या मैनिंग स्टिकलर है, तो अगर चेजी है तो फिर एच आपको चाहिए जो इधर जाएगा और इधर से ये टाउ भी इधर आएगा, यानी मेयर पीटर मुलर फार्मूले में। तो वो ये बता रहा है कि अगर चेजी रिलेशन आपके पास है तो डेप्थ ऑफ फ्लो एच इज गिवन एज दिस। ठीक है, सी एफ आपको पता होगा, क्यू डब्ल्यू वाटर डिस्चार्ज और स्लोप, ये चीज़ें पता है। तो फिर आप इस इक्वेशन को में आप इंसर्ट कर सकते हैं मेयर पीटर एमपीएम फार्मूले में। ठीक है, ये चीज़ जो है पूरी, ये फिर टाउ स्टार होगी और ये टाउ स्टार सी है। इस इन केस ऑफ मैनिंग स्टिकलर रेजिस्टेंस रिलेशन, द इक्वेशंस गवर्निंग द नॉर्मल स्टेट रिड्यूस टू, उस सूरत में H इज इक्वल टू के सी रेज टू पावर 1/3 क्यू वाटर स्क्वायर अल्फा आर जी एस और रेज टू पावर 3/10। और यही चीज फिर बेड शियर स्ट्रेस में जाएगी टाउ बी में, और फिर एनपीएम फार्मूले में आएगी शील्ड स्ट्रेस की सूरत में। तो वो ये फॉर्म है, टाउ स्टार इधर ये है, इधर टाउ स्टार ये है, शील्ड स्ट्रेस। सो लेट डी के सी एंड आर बी गिवन। ठीक है, अगर आपके पास पार्टिकल साइज है और बेड रफनेस हाइट है के सी, और आर क्या है, S-1, दैट इज सेडिमेंट डेंसिटी का रेशो। तो अगर ये तीन चीजें पता है, इन आइदर केस अबव देयर आर टू इक्वेशंस फॉर 4 पैरामीटर्स at equilibrium: water discharge per unit width QW, volume sediment discharge per unit width QT, bed slope S and flow depth H. If any two of the set are specified, the other two can be computed. ठीक है, अगर आपके पास दो चीजें गिवन है, यानी वाटर डिस्चार्ज, सेडिमेंट डिस्चार्ज, स्लोप एंड डेप्थ ऑफ वाटर, ये आपके पास चार वेरिएबल्स हैं, उसमें अगर दो चीजें स्पेसिफाई की हुई हैं तो दो जो है ना वो आप निकाल सकते हैं। इन अ सेडिमेंट फीड फ्लूम QW and QT are set
and equilibrium slope and depth of flow can be computed from either of the above pair। ठीक है, दो किस्म के वो, एक तो सेडिमेंट फीड फ्लूम है, उसमें वाटर डिस्चार्ज और सेडिमेंट डिस्चार्ज जो है ना वो फिक्स होता है, यानी वो आपको मालूम है। और इक्विलिब्रियम की जो यानी एक स्लोप है, बेड स्लोप और डेप्थ ऑफ फ्लो, वो आप कंप्यूट करेंगे अबव इक्वेशन। रीसर्कुलेटिंग फ्लूम में QW जो है वाटर डिस्चार्ज और डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो सेट होते हैं, और टोटल डिस्चार्ज, सेडिमेंट डिस्चार्ज QT और स्लोप जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये फिर अब वो ये जो इक्वेशन है ये फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में आप ये यूज करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम स्टेट ना हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में तो आपको पता है कि चीजें जो हैं या वो फ्रिक्शन, बेड फ्रिक्शन और जो है वाटर की ग्रेविटी फोर्स वो बैलेंस्ड होती है। लेकिन अगर बैक वाटर फार्मूलेशन हो तो फिर जो है टाउ बी जो है वो वाली यूज नहीं होगी, HS वाली, बल्कि ये चीज तो कॉमन है, यानी वाटर डिस्चार्ज जो है ना कंटिन्यूटी वाटर डिस्चार्ज की, वो तो इधर भी इन्फोर्स होगी। लेकिन आपके पास टाउ बी के लिए रो CF(U²) यूज हो। ठीक है, और ये चीजें तो कॉमन है, ये वाली चीज जो है ना टाउ बी रो GHS फिर इस्तेमाल नहीं। और इससे फिर आपके पास जो इक्वेशन है, मिसाल के तौर पे हमने सिर्फ वाटर के केस में इक्वेशन यूज की थी 1D नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 1D ODE जो थी उसको सॉल्व करके प्रोफाइल निकाला था। अब ये वाली वो उसी की एक काउंटर पार्ट है, लेकिन इसमें आप जो बेड भी चेंज हो रहा है मोबाइल बेड के लिए, तो उसमें था S0 माइनस SF, तो इसमें S0 तो वही है, SF जो है फ्रिक्शन स्लोप है, तो फ्रिक्शन स्लोप फिर आपके में फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसमें आ गया। ठीक है, और नीचे आया 1 माइनस फ्रूट का स्क्वायर, तो वो अब इधर भी वही है। ठीक है, और CF के लिए आपके पास टाउ बी जो है वो इस तरह रिलेट है CF के साथ और वेलोसिटी के साथ जुड़ा हुआ है, और बेड शियर स्ट्रेस जो है, सॉरी जो शील्ड स्ट्रेस है वो इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, और फिर आप इसको प्रोफाइल ड्रा करेंगे मोबाइल बेड के लिए। तो ये उसके लिए उसने प्रोसीजर बताया कि ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। फिर रिस्पॉन्स टू इम्पल्सिवली रेज्ड वाटर surface elevation, a prograding delta that fills the space created by backwater। तो वो ये कि अगर आपने डैम बना लिया किसी मौके पे, ठीक है, जिसने क्या किया कि डाउनस्ट्रीम, इस रीच के डाउनस्ट्रीम पे जो वाटर डेप्थ है, स्टेज है रिजर्वायर का, उसको आप कह लो कि यकलख्त एक आन वाहिद में इसकी जो हाइट है वाटर स्टेज आपने बढ़ा दी। तो इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये है कि फिर फौरन वाटर सरफेस जो है ना पीछे हेडिंग अप शुरू हो जाएगी। तो वाटर सरफेस जो इस डैम बनने के नतीजे में बनी है वो ये है, ठीक है, ब्लैक डॉटेड लाइन, ये इनिशियल वाटर सरफेस है। और लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होगा कि एक सेडिमेंट जो पीछे से आ रहा है, वो जो स्लो इधर वाटर की वेलोसिटी स्लो हो गई है, उससे सेडिमेंट जो है वो बेड की वजह से भी जो आता है वो अब आपने तो आगे एक बैराज, एक वो बना ली ना, एक रुकावट बना ली। पहले तो जो सेडिमेंट बेड का सेडिमेंट आता था वो आगे चला जाता था। अब आपने जो इसके सामने कला बना लिया, तो वो जो सेडिमेंट आ रहा है वो इधर डिपॉजिट होता है, तो ओवर द पीरियड
ऑफ सर्टन ईयर्स, और क्या एक डेल्टा बन जाएगा, प्रोग्रेडिंग डेल्टा, यानी जो आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता है डेल्टा। ठीक है, तो आपके पास ये डेल्टा बन गया, माउंट एक पहाड़ सा सेडिमेंट का। और फिर जो है अल्टीमेटली क्या होगा, ये तो इनिशियल है, यानी डैम बनने के बाद जो वाटर सरफेस है, अल्टीमेटली ये होगा कि ये सारी स्पेस जो है, यानी ये डेल्टा एडवांस करते करते डैम के फेस तक पहुंच जाए। ठीक है ना। और उस वक्त बेड सारा जो है फिर एक लेवल पे आ जाएगा, और फिर और वाटर सरफेस भी जो है ना, वो फिर उसमें भी ये जो वेरिएशन है, यानी वो फिर यूनिफॉर्म फ्लो वाली सिचुएशन बन जाएगी अल्टीमेटली, बहुत अरसे बाद। ये वो बता रहा है कि मॉर्फोडायनेमिक प्रॉब्लम क्या है, कि आपके पास एक्सनर इक्वेशन है, फिर बेड मटेरियल लोड इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें के जो कि एमपीएम फार्मूले में डिफरेंट पैरामीटर्स डाले हुए हैं, और फिर बैक वाटर इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, जो बेड स्लोप है उसको ईटा बाय एक्स कहा है, और फिर आपके पास इनिशियल बेड आपके पास है, यानी आपको पता है कि फलाने टाइम पे, मिसाल के तौर पे जो बेड लेवल था इंडस रिवर का बिहाइंड तरबेला रिजर्वायर, वो 1975 में या 74 में, या जब पाउंडिंग शुरू हुई, वो आपको पता था। ठीक है, वो ईटा 1x है, वो इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, फिर आपको बेड मटेरियल फीड रेट आपको पता है, आपको पता है कि पीछे जो है रिजर्वायर इंडस में हर साल या हर महीने में कितना सेडिमेंट आता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, मिसाल के तौर पे एक रिजर्वायर है, तो तरबेला रिजर्वायर के लिए x इज इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट होगा, पीछे आप जाते जाए वो जगह होगी कि जहां पे रिवर जो है ना, बहुत पीछे जाएं तो रिवर को डैम का पता ही नहीं है, वो जहां पे बिल्कुल आराम से जा रहा है, कोई उसको अंदाजा ही नहीं है कि आगे स्लोइंग डाउन होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोइंग डाउन होती है। तो वो जगह जहां पे कि उसका इन्फ्लुएंस जा रहा है, वो महसूस हो रहा है डैम का, वो वाला पॉइंट होगा जहां पे के जो हमारी लेंथ का पहला पॉइंट होगा, तो उसको हम x इज इक्वल टू 0 कहते हैं। तो वहां पे रिवर जो है हर साल क्यू टी जो है सेडिमेंट का मवाद जो है ना वो ला रहा है, वो भी हमें पता है कि उसको हम क्यू टी एफ कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास बेड की इनिशियल लेवल है, आपके पास बेड मटेरियल फीड रेट का लेवल है, और फिर डाउनस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन और बेस लेवल सेट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड वाटर सरफेस एलिवेशन। फिर आपको ये पता है कि रिजर्वायर का जो एलिवेशन है वो किस तरह वेरी करता है। ठीक है ना, झील की जो लेवल है, तो वो गर्मियों में ज्यादा हो जाता है, एंड ऑफ द समर्स पे वो मैक्सिमम होता है, और फिर जो है पानी आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे भेजते हैं तो वो लेवल कम हो जाना शुरू होता है, और मार्च में अप्रैल में सबसे फिर दोबारा 0 पे पहुंच जाता है, और फिर नया सीजन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो आप मॉर्फोडायनामिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि रिजर्वायर के पीछे जो बेड लेवल है उसमें जो वक्त के साथ तब्दीली आएगी, चेंज आएगी, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर खैर इसने फिर ये जो चीजें हैं ना उसमें कहीं सॉल्व भी करके रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये तो ये तो हो गई। आगे हम देखते हैं, कुछ चीजें मैंने उसमें देखी थी वो भी थोड़ा देख लेते हैं।
शांसों की बुक में था वो। सर इतना काफी नहीं? जी सर इतना काफी नहीं है आज के लिए? देखें, अभी तो 3 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटा भी अभी नहीं हुआ। सर आज रोजा भी काफी लगा हुआ है सर। यार रोजा लगा हुआ है तो देखो फिर, बोल तो मैं रहा हूं, तो आप तो सिर्फ सुन ही रहे हो हैं। तो जिनको रोजा क्या है तो वो हाजिरी की परवाह ना करें, फिर आप वो चले जाएं, बाद में वो उसकी वो सुन लें, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग सुन लें। नहीं सर, ये वो तो अब वो, मसला है, बस प्रिपेयर हाँ, करना होता है ना इसलिए। तो देखो फिर प्रिपेयर करना होता है। चलो 3 घंटे नहीं तो 1.5 घंटा तो हो ना, कम से कम आधा आधा टाइम तो हो ना आखिर। कुछ ना कुछ फिर, अगर ये तो मतलब नस में ऐसा है कि हर चीज पे जो है ना उसकी बासपुर्स होती है। तो फिर हमसे अगर पूछा गया कि आपने इतनी जल्दी छोड़ दिया, तो वो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा ना। ठीक है, तो थोड़ा ठीक है, उसको वेरिएट करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। तो चेंज किस तरह करते हैं, चलो फिर एक प्रॉब्लम मैं उससे करवा लेता हूँ जो मैंने दूसरे स्टूडेंट्स को करवाया है, वो करवा लेता हूँ, ताकि आपकी जो है ना वो हो जाए, वेरिएशन हो जाए। आप ठीक है, ठहरो जरा, मैं फिर वो उसको रिकॉल करूँ। पहले तो मैं वो शांसों में जो है ना वो कर रहा था, जो रिलेटेड चीज़ है वही आपको बताता हूँ। यस सर, प्रॉब्लम कर लेते हैं। हाँ, अच्छा ठहरो, कौन सा पेज? पेज 350, नहीं 300। हाँ, ये इरोजन और एक्रीशन चैनल बेड की जो है ना उसके पहचान पॉइंट्स हैं कि जी क्यों होती है। तो एक ये कि चेंज ऑफ बेड स्लोप अगर हो, when the bed slope decreases, the mean velocity in the downstream reach is lower, and hence the lower reach has a smaller sediment transport capacity than the upstream reach for a given discharge and channel cross section shape. As a result, the sediment inflow is larger than the sediment transport capacity, and accretion usually takes place in the downstream reach. ठीक है ना, चैनल का स्लोप अगर कम हो तो उसकी फिर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी भी कम हो जाती है। और तो सेडिमेंट अगर सेडिमेंट उसकी जो है स्लोप कम हो गया, अब पीछे से कैपेसिटी जो है वो उतनी ही आ रही है, तो वो फिर जो है ना सेटलमेंट ज्यादा होगी और एग्रेडेशन होगी उस रीच की। इस तरह अगर आप चैनल विड्थ को इंक्रीज कर दें तो फ्लो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जिससे कि फ्लो वेलोसिटी जब कम हो गई तो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी भी कम हो गई और अक्रीशन जो है ना वो होगी। इसी तरह चेंज इन फ्लड फ्लो जो है, यानी कि अफेक्ट्स द फ्लो प्रॉपर्टीज। जब फ्लड जो आता है तो आपको पता है एक हाइड्रोग्राफ है जिसका एक राइजिंग लिम्ब है और एक फॉलिंग लिम्ब है। तो राइजिंग लिम्ब पे जो है इरोजन होती है और फॉलिंग लिम्ब में जो है ना एक्रीशन होती है। जिस तरह के सैंड रिवर्स में सैंड बार्स बन जाती हैं। ठीक है, ये इसने ये वाला पॉइंट था। और फिर
ये वाला ठीक है, ये रिवीजन एक्सरसाइज 5 है। ठीक है, तो इसमें an artificial canal carries a discharge of 25 cubic meter per second. The channel cross section is trapezoidal and symmetrical with a 0.5 meter bottom width and one vertical 2.5 horizontal sidewall slope. The longitudinal bed slope is 8.5 meter per kilometer. The channel bottom and sidewall consist of a mixture of fine sand. ds is equal to 0.3 millimeter. A gauging station is set at a bridge crossing the waterway. The observed flow depth at the gauging station is 2.2 meter. Compute the flow velocity, the Darcy friction factor, the boundary shear stress, the critical flow depth, from where is the flow controlled, predict the occurrence of sediment motion and the type of sediment load motion. If bed motion occurs, what is the likely type of bed form? Calculate the sediment load transport rate. ठीक है, इसमें जो G है यानी बेड मोशन अकर्स, व्हाट इज द लाइकली टाइप ऑफ बेड फॉर्म, इसका जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन बाकी चीजों के जवाब हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो है, अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ मैटलैब में, आप इसको फॉलो कर सकेंगे। और एक और चीज जो इसने नहीं मांगी वो ये कि ये फॉल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करता है, तो हम फॉल वेलोसिटी जो है वो भी कैलकुलेट करेंगे रिलेशन ऑफ डिट्रीज से। ठीक है, अब आपको मैटलैब का ये कमांड विंडो नजर आ रही है? यस सर। ठीक है, अच्छा, तो डिस्चार्ज है 25 और ट्रेपेजाइडल चैनल है, तो पहले हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एरिया और डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है, 2.2 मीटर। साइड स्लोप कितना है, 2.5। ठीक है, 13.2 स्क्वायर मीटर एरिया आ गया। अब वेटेड पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। वेटेड पैरामीटर है बेस विड्थ प्लस 2 into y, that is depth of flow, into 1 square root of 1 plus s square, तो s साइड स्लोप है, तो s is 2.5। ठीक है, ये 12.3474 मीटर। अब r कैलकुलेट करते हैं, r भी 1.07 मीटर हो गया। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी v, q बाय a से 25 q है डिस्चार्ज डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, 1.89 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि यू स्टार कैलकुलेट करते हैं, या यू स्टार जो है, यू स्टार की एक इक्वेशन है, या टाउ बी कैलकुलेट करते हैं, बेड शियर स्ट्रेस कैलकुलेट। तो बेड शियर स्ट्रेस के दो फार्मूलाज हैं, ठीक है ना। एक फार्मूला है अगर यूनिफॉर्म फ्लो में, इक्विलिब्रियम फ्लो में, ठीक है, तो यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम फ्लो में है टाउ बी इज इक्वल टू रो जी, सॉरी, into depth of flow h, sorry, into s। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम फ्लो में। लेकिन दूसरा फार्मूला क्या है जो अभी हमने पढ़ा है, ये तो खैर नो, दूसरा फार्मूला यही है कि हाँ, टाउ बी इज इक्वल टू सी एफ
इंटू रो इंटू वी स्क्वेयर इंटू वी। ठीक है ना। तो जो अगर यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम फ्लो हो तो फिर आपके अपने ये वाला फार्मूला लगाना है, और अगर ये वाला वो ना हो तो फिर आपने सी एफ फिर ये वाला फार्मूला लगाना है, अगर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हो मिसाल के तौर। तो अब ये जो वो है, इसमें जो है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, सॉरी कौन सा है हाँ ये वाला। तो ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो वाला फार्मूला, इसमें कहीं उसने यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम फ्लो में ये नहीं कहा कि फ्लो जो है ना यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम स्टेट में चल रहा है। ठीक है ना। तो इस वजह से हम दूसरा फार्मूला लेंगे। तो दूसरा फार्मूला अब ये है कि सी एफ जो है वो एक रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट है, जिस तरह के और भी बहुत से हैं। ठीक है ना। तो सी एफ में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम सी एफ के अलावा एक और फार्मूला, जो फार्मूला तो यही है लेकिन वो जो है एफ में है, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर में है। हाँ, इसका एक एक स्टेप जो है ना, चलो मैं वो पहले फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं कि वो वाला फार्मूला जो फर्क सिर्फ यही है, लेकिन सी एफ की बजाय हम एफ वाला यूज करते हैं। तो टाउ बी इज इक्वल टू रो एफ टाइम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे टाउ बी के लिए, मगर पहले हमें एफ चाहिए। ठीक है। तो अब हम डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर उसने कहा था एफ निकाले। अच्छा, एफ का ये है कि अब पहले हम ये चेक करें कि जी ये रफ फ्लो है या स्मूथ टर्बुलेंट फ्लो है या ट्रांजिशन फ्लो है। उसके लिए हमारे पास शेयर स्ट्रेस या शेयर वेलोसिटी यू स्टार होनी चाहिए। तो शेयर वेलोसिटी जो है वो टाउ बी का ही एक दूसरा नाम है, उसी का समझो एक उसी से निकलता है। तो जब टाउ बी नहीं मालूम तो वो नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम फिर कोलब्रुक वाइट इक्वेशन से जो है एफ निकालते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, ये जी चीजें हमने की हुई हैं हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एओसी में की हुई हैं। ठीक है ना। तो हम एफ निकालते हैं फ्रिक्शन फैक्टर कोलब्रुक वाइट इक्वेशन से। उसके लिए हमें रेनॉल्ड नंबर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आर ई में कैलकुलेट करता हूँ। आर ई इज इक्वल टू डी एच यानी हाइड्रोलिक डायमीटर टाइम्स velocity, average velocity divided by nu, that is kinematic viscosity of water in meter square per second, which is equal to 1 into 10 raised to power minus 6। ठीक है, ये फार्मूला है। अब dH किसके बराबर है? 4 टाइम्स R। ठीक है, सो 4 इंटू R इंटू V डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हाँ ठीक है, इसको ज़रा इस पे मसला है। ये फार्मूला मैंने उसके लिए लिखा था तो वो इसको नहीं पहचानता। अब ये कर दे। ठीक है, ये आपके पास हाँ 4 आर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब रेनॉल्ड नंबर भी आपके पास आ गया। अब जो है हम उसको फार्मूले को लाते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो फार्मूला ठहरो किधर है, मैं उसको कॉपी कहीं से करता हूँ कि जो है ना, लेट मी वर्ड
ठीक है, ये कोलब्रुक वर्ड नजर आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, ये Yes, sir. कोलब्रुक वाइट फार्मूला ये है। ठीक है, तो इसको हमने आइट्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है एफ दोनों तरफ आता है, ये एक्सप्लिसिट फार्मूला नहीं है, इम्प्लिसिट फार्मूला है। तो अब आप इसमें देखो, आपको के एस पता है और डी एच पता है, और तो इसका मतलब है ये चीज आप पहले कैलकुलेट कर लो इसमें। और इसी तरह 2.51 डिवाइड बाय आर ई आपको पता है, तो फिर अननोन सिर्फ एफ रह जाएगा। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो के एस, हाँ के एस उसने इक्वेशन में आप देख पढ़े, उसने कहा है 0.3 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो के एस हमारे पास है। अब हम उधर है के एस बाई 4 डी एच, हाँ 4 नहीं, ठहरो, हाँ के एस बाई 3.7 डी एच। तो के एस में ऊपर लिखता हूं, के एस कितना है 0.3 मिलीमीटर ई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3.71 इंटू डी एच का मतलब है 4 ज़रब आर। तो आर कितना है, आर इसके पास है, लिहाजा मैं आर ही लिख दिया। ठीक है, ये चीज आ गई जो कोलब्रुक वाइट इक्वेशन के अंदर लग रही है, ये चीज पहली वाली आ गई। और दूसरी वाली क्या है, 2.51 डिवाइडेड बाई आर ई, 2.51 डिवाइडेड बाई आर ई। ठीक है, ये भी आ गई। अब मैं इस पोजीशन पे हूं कि कोलब्रुक वाइट इक्वेशन को सॉल्व कर सकूं। आपने उसको, मेरे ख्याल में आपके उसमें भी सॉल्व होते हैं, तो मैटलैब में उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि उसको एक इनोनिमस फंक्शन डिक्लेयर करें। ठीक है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूं और फिर उसको वेरिएट करूंगा या देखूंगा कि कंट्रोल सी। ठीक है, इधर मैंने इसको एक फंक्शन ट्रांस कर दिया इज इक्वल टू कंट्रोल वी। देखो इधर आता है कि नहीं, हाँ आ गया। ठीक है, तो ये एफ पे डिपेंड करता है। और इसमें ये देखो कि ये पहली वाली चीज उसी वही है जो 8.0, नहीं इसमें फर्क है। ठीक है, हाँ ये वाली है, हाँ ये है 1.891 इंटू 10⁵ तो मैं इसको इधर चेंज कर देता हूँ 589। और जो दूसरी चीज है, दूसरी वाली चीज है यानी 2.51 बाई आर ई, वो ये है। तो इसको भी मैं इधर चेंज कर देता हूँ 3.0992 ई पावर माइनस 10, ई एक्सपोनेंशियल नहीं है, 10⁻⁻ वाली चीज है। ठीक है ना, इसका सेंटेक्स इस तरह है। तो 0992, ठीक है। अब मेरे पास ट्रांस फंक्शन आ गया। मैंने अपना, अब इसको जो है ना, इसका जीरो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक फंक्शन है f0 और ट्रांस, और इसको मैं कह दूं 0.01। एक इनिशियल गेस देना पड़ता है, ये वो दे दिया। ठीक है, 0.0115 आ गया, ये f है। ठीक है, f जो है वो 0.0115 हो गया। अब हम f आ गया, तो इसके बाद हम निकाल सकते हैं, इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, टाउ बी। ठीक है, तो टाउ अंडर रूट बी इज इक्वल टू रो एफ वी स्क्वायर बाई 8। ठीक है, रो 1000, एफ जो है वो आंसर यानी ऊपर वाला, और v जो है इसको मैंने सेव किया हुआ है, v इंटू वी डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये टाउ बी आ गया 5.158 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये इसके यूनिट्स हैं। ठीक है ना, ये चीज आ गई।
अब हमने डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर भी निकाल लिया और बेड शियर स्ट्रेस भी निकाल लिया। अब शियर वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, ठीक है, बीटा स्टार जिसे कहते हैं, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाउ बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये 0.0718, ठीक है। अब शील्ड स्ट्रेस हम निकालते हैं, शील्ड या शील्ड पैरामीटर कह लें, इट इज इक्वल टू शेयर वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी डी, हाँ आर जी डी आना ही चाहिए शील्ड का। तो इसको, ठीक है, आर जी डी जो क्या है, आर क्या है S-1, तो आर हो गया 1.65 इंटू 9.8 इंटू डी कितना है 0.3 रेज़ टू पावर 10⁻⁻3, ठीक है। शील्ड स्ट्रेस आपके पास आ गया 1.06, ठीक है। अब आप देखो कि क्रिटिकल शील्ड स्ट्रेस कितना है, तो आप पहले देखो कि ये रफ टर्बुलेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो रफ टर्बुलेंट के लिए रेनल्ड नंबर, पार्टिकल रेनल्ड नंबर कैलकुलेट करो, तो वो किसके बराबर है, वी shear velocity times particle size 0.3 e power minus 3 raised to divide by kinematic viscosity 1 e minus 6, 21.54, which is greater than 5, so it is but less than 75 या 100, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिशन में है, ट्रांजिशन, ठीक है। तो अगर रफ टर्बुलेंट में होता तो फिर जो है, लेट मी चेक कि मैंने फार्मूला सही लगाया शील्ड स्ट्रेस का, मुझे तो ख्याल में सही है लेकिन फिर भी कंफर्म 289 है और वो पेज है तकरीबन हाँ S-1 GDS ऊपर स्क्वायर लिया है मैंने, बस बाकी तो ठीक ही है। हाँ सही है, ऊपर तो मैंने शेयर लिया, इसका मतलब है ठीक है। तो अब इसको आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और आप उससे भी निकाल सकते हैं, और आप फार्मूला जो है ना, पिछले उसमें हमने एक फार्मूला जो है ना वो बताया था पिछले सेकंड लोड, हाँ इसमें देखते हैं। नहीं इसमें चलो हम उसमें शील्ड कर्व से निकाल लेते हैं।
पार्टिकल हमने जो निकाला था, पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर कितना है? 21.54। ठीक है, ये 10 हो गया, और ये जो है वो 100 हो गया। तो ये इधर 20 इधर आएगा तकरीबन, और इधर अगर इस तरह इसको वो कर लें, यहाँ से मेजर करें तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 0.00 ऊपर जो है वो 0.1 है, नीचे जो है वो 0.05 तक तकरीबन आ रहा है। ठीक है, इससे हमने एस्टिमेट किया 0.05 तक। तो टाउ स्टार सी जो है, क्रिटिकल जो है ना सी, वो 0.05 है। तो आपका जो टाउ है एक्चुअली शील्ड स्ट्रेस वो कितना है? 1। ठीक है, तो एज टाउ स्टार या शील्ड स्ट्रेस एक्चुअली इज फार ग्रेटर देन क्रिटिकल शील्ड स्ट्रेस, जिसमें कि मोशन शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि बेड लोड मोशन इज इंडिकेटेड। ठीक है, इसका बेड लोड मोशन होगा। और ठीक है, ये हमने फिर निकाल, वो कहेंगे जी क्रिटिकल फ्लो डेप्थ निकालें, यानी YC निकालें। तो YC किस जो है, YC किधर से आएगा कि आप डेप्थ वो वाली फार्मूला निकालेंगे। तो YC जो है उसको भी आइट्रेशन से हम निकालेंगे। ठीक है, तो वो इक्वेशन है Q²T/GA³ इज इक्वल टू 1। वो वाली इक्वेशन आपने ठीक है, ये फार्मूला, ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हम फिर वही F0 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये F0 और ये फंक्शन, उसको फंक्शन का हैंडल देते हैं F0 को, यानी YC का नाम देते हैं। तो वो ये वाला फंक्शन है, इसको अब आप सॉल्व करो तो 1.73 मीटर आ गया डेप्थ YC। ठीक है, तो ये आप उससे को कर सकते हैं। बाकी इसमें जो पार्ट है वो फिर आप खुद कर लें, इतने ज़्यादा नहीं है। आप डीटरिच, उससे डीटरिच फार्मूला लगा के फॉल वेलोसिटी निकाल लें। ठीक है, और फिर नील्सन फार्मूला लगा के आप, नील्सन फार्मूला तो हम खुद भी लगा सकते हैं। नील्सन फार्मूला लगा लेते हैं, पिछले वाले में नील्सन फार्मूले का था। हाँ, ये इससे आप निकाल सकते हैं, यानी VS/CS डेल S को मल्टीप्लाई करें। ठीक है ना, तो VS क्या है? 4.8 U स्टार, 4.8, और U स्टार कितना है? शेयर वेलोसिटी। ठीक है ना, शेयर वेलोसिटी 4.8 इंटू ये हो गया इंटू 0.65 इंटू इंटू 2.5 टाउ स्टार माइनस टाउ स्टार C इंटू DS।
2.5 इंटू टाउ स्टार कितना है 1.06 माइनस 0.05 इंटू ds 0.3 e पावर -3। इस पे देखें पावर तो कोई नहीं है। नहीं पावर कोई नहीं है, ठीक है फार्मूला दो। ठीक है ना, तो 1 पॉइंट, तो ये आ गया तकरीबन उसी उतना ही आ रहा है जितना कि उसने निकाला है, यानी 0.00017 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये ठीक है। अब आप इसमें ना डीट्रिच फार्मूला लगा के फॉल वेलोसिटी निकालें। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। ठीक है, मैं हाजिरी लगा लेता हूँ। आज तारीख है ये आज 20। अनीका मुर्तजा प्रेजेंट सर। इकरमा शफीक प्रेजेंट सर। मोहम्मद अजहर खान यस सर। मैंने लगा दिया। मोहम्मद अवैस अमीर हमजा दुरानी सर उन्होंने मैसेज किया है, उनका नेटवर्क का इशू है सर, कह रहे थे कि सर को बता। किसका? दुर्रानी किसने साहब का सर, मैसेज किया? अमीर हमजा दुर्रानी। अच्छा ठीक। आरिफा रशीद प्रेजेंट सर। आयशा नूर प्रेजेंट सर। जवाद सलीम प्रेजेंट सर। रोहित प्रेजेंट सर। मिसबा प्रेजेंट सर। मोहित प्रेजेंट सर। वकार अजीम शम्स प्रेजेंट सर। वकार सलीम प्रेजेंट सर। मोहम्मद राशिद प्रेजेंट सर। जरा खान प्रेजेंट सर। इकरामुल्लाह खान सलीमुल्लाह
Present, sir. उरान, Present, sir. सलमान, ख्वाजा हसीब मकबूल, Present, sir. जाहिद हुसैन, Present, sir. अमजद हुसैन, Yes, sir. जमील, Present, sir. उजैर, आमिर शबीर, अच्छा आमिर शबीर, Yes, sir. Yes, sir. हाफिज सलमान, हाफिज अरसलान, Present, sir. हसन दानिश, Present, sir. ठीक है। बस मेरे ख्याल में 2 लड़के नहीं हैं, इकरामुल्लाह खान नहीं है, सलमान नहीं है, ठीक है। बाकी मोहम्मद अवैस नहीं है शायद, या पता नहीं है। ठीक है जी, चले आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीक मिले। सर जी जी, सर मेरा 6 में एब्सेंट लिखा हुआ है। 6 अप्रैल की क्लास तो मैंने अटेंड की थी। देखो ये उधर भी स्टूडेंट मुझे ये कहता है कि जी आप मैंने अटेंड की थी। अब मैं तो आवाज लगाता हूँ, तो उस वक्त ना हो तो वो फिर की थी, तो मैं तो उसी हिसाब से लगाता हूँ कि आवाज नहीं है तो फिर मैं एब्सेंट लगा देता हूँ।